नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। जैसा कि आपको पीछे की फोटो दिख रही हो, इसमें बड़े बड़े लोग दिख रहे होंगे। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि हम बात करने वाले हैं आज अपने देश की हिस्ट्री की, नेशनलिज्म की। तो स्वागत है आप सभी का आईमेट फाउंडेशन में। मैं आपका एजुकेटर और प्यारा सा टीचर आदेश तिवारी। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे बच्चों ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के बारे में। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का धन्यवाद। हिस्ट्री को जो हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उसको काफी प्यार देने के लिए। तो उसी तरीके से जैसे आपने फर्स्ट वीडियो को प्यार दिया था, इसको भी दीजिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो पहले बात करते हैं कि नेशनलिज्म होता क्या है और फिर हम बात करेंगे ग्रोथ की उसके। तो नेशनलिज्म क्या होता है बच्चों? नेशनलिज्म मतलब होता है देश प्रेम। अगर बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा जाए तो नेशनलिज्म का बहुत सुंदर सा मतलब होता है देश प्रेम। जब इंसान की भावना अपने देश के लिए बढ़ती जाए और वो अपने देश से प्रेम करना स्टार्ट कर दे तो हम उसी को कहते हैं बच्चों देश प्रेम। ठीक है, और यही होता है भावना। कौन सी भावना बच्चों? नेशनलिज्म की भावना। और जब ये नेशनलिज्म की भावना जग जाती है तभी इंसान कुछ आगे बढ़ता है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था चैप्टर 1 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। मतलब लोगों में कैसे अपने देश के प्रति प्रेम जगा और वो ब्रिटिश की जंजीरों से, उनकी जकड़ से बाहर निकलने की कोशिश की। तो जैसा कि पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस में चैप्टर को डिवाइड किया गया था और सारे टॉपिक्स बताए गए थे, वैसे ही हम यहाँ भी करने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेशनलिज्म इन इंडिया। आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि लोगों में देश प्रेम की भावना जग रही थी? तो सबसे पहला आता है बच्चों पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में दो मेन पॉइंट्स होते हैं, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन और लॉस ऑफ पॉलिटिकल पावर। फर्स्ट पार्ट में भी, चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे हमें। किस तरीके से? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से, जिसको हमने पार्ट 1 में बहुत अच्छे से समझा है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन लिंक में पड़ी है, देखिएगा जरूर। और नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। तो उनका एक्सप्लॉइटेशन का पावर था, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यूज कर रहे थे, एनेक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स कर रहे थे, जिसके कारण लोगों में गुस्सा भर रहा था। गुस्सा इसलिए नहीं था कि वो ऐसा काम कर रहे हैं, गुस्सा था कि इस काम का कोई सही लॉजिक या सही रीजन नहीं था। वो हमें पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एक्सप्लॉइट मतलब यूज कर रहे थे, अपने हिसाब से चीजें बदल रहे थे, चीजें ला रहे थे। इस कारण से भी लोगों में नेशनलिज्म जगना चालू हुआ। दूसरा आता है लॉस ऑफ पॉलिटिकल पावर। कई जगह के जो राजा लोग थे, जमींदार थे, उनसे पावर पूरी तरीके से ले ली जा रही थी। कहीं पे भी डिसीजन मेकिंग में इंडियंस को नहीं डाला जा रहा था, जो बड़े लोग थे उनको भी। और इस लॉस के कारण लोगों को समझ में आ रहा था कि क्यों हमें यहां से हटाया जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं तो दूसरा था इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन। जैसे कि इस फोटो से आपको पता चल रहा है, ये फोटो दिखाना चाहता है कि इंडियंस की हालत क्या थी। एकदम खाने को नहीं मिल रहा था और ब्रिटिशर्स आराम से मजे ले रहे थे। तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन में सबसे बड़ा हाथ था ड्रेन ऑफ वेल्थ और हाई टैक्स एंड लैंड रेवेन्यू का। जैसा कि आपको पता है, भारत को बहुत पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था। और भारत सोने की चिड़िया को लूट के कौन ले गया? ये ब्रिटिशर्स ले गए, ये अंग्रेज ले गए। हमारे यहाँ जो चीजें थी, हमारे यहाँ जो पैसा था, वो पूरी तरीके से यूज किया जा रहा था ब्रिटेन को ग्रो कराने में। तो हमारी जितनी भी वेल्थ थी, जितना भी पैसा था, पूरा ये हमारा लेते जा रहे थे। और उसके साथ साथ लैंड रेवेन्यू और हाई टैक्स भी बहुत ज्यादा था। मतलब कि खुद की जमीन को भी यूज करने के लिए वो रेवेन्यू ले रहे थे आपसे, आपको ग्रो करवा रहे थे अपने हिसाब से। इंडिगो ग्रो करिए, जो उनको वहां पे जरूरत थी, ना कि जो हमें जरूरत थी। और उसके साथ साथ हर चीज पे ये टैक्स लगा रहे थे। और थोड़ा टैक्स नहीं, बहुत ज्यादा टैक्स लगाते थे, जिसके कारण जो किसान वर्ग था, लोअर तबका था, जो कृषि था, फार्मर्स थे, उनको भी टेंशन होती। देखिए यहाँ धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, लोगों ने समझा कि सबको प्रॉब्लम हो रही है और सबकी प्रॉब्लम एक जैसी है, और तब जाके जुड़े। देखिए यहाँ पे हायर क्लासेस को दिक्कत हो रही थी, ठीक। यहाँ एकदम लोअर क्लासेस आ गए कि एकदम जो फार्मर है, जिनके पास थोड़ी बहुत लैंड है, वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे।
इसके बाद आता है रोल ऑफ प्रेस एंड लिटरेचर। ऐसे उस वक्त के न्यूज़पेपर दिखते थे कुछ। अब देखिए हमने जो बात कही, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, अगर ये नहीं होता तो हमें बहुत ही कष्ट होता। क्यों? पहले क्या होता था कि किसी को लगा कि अच्छा हमें प्रॉब्लम है, सिर्फ हमें प्रॉब्लम है, पर जैसे ही प्रेस और लिटरेचर आया, उस वक्त के फेमस लिटरेचर प्रेस न्यूज़पेपर्स कौन थे? द हिंदू, अमृता बाजार पत्रिका और केसरी, जो बाल गंगाधर तिलक लिखते थे। ये ब्रिटिश पॉलिसीज के बारे में लिखते थे, जो प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है उसके बारे में लिखते थे। और इससे क्या हुआ, ये न्यूज़पेपर जब फैले, लोगों को पता चला कि सिर्फ हमें ये दिक्कत नहीं हो रही है, बाकी जगहों के लोगों को भी सेम दिक्कत हो रही है। क्योंकि पहले लोगों को लगता था कि अच्छा चलो हम कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं इसलिए हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। पर जब ये न्यूज़पेपर्स फैले, लिटरेचर फैला, तो लोगों को समझ में आया कि ये प्रॉब्लम हर जगह है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जगह ये दिक्कत हो रही है, ये पूरा देश झेल रहा है। मतलब गलती हमारी नहीं बल्कि गलती ब्रिटिशर्स की है। उसके साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। और सिर्फ इतना ही नहीं, तब तक लोग कम्युनिकेट नहीं करते थे, मतलब बातचीत तो करते थे पर एक रीजन के लोग बात करते थे। जैसे ही रेलवे डेवलप हुआ, लोगों ने ट्रैवल करना स्टार्ट किया और देखा कि हर जगह यही हालत है। टेलीग्राफ, लोग अपने सगे संबंधियों, दोस्तों, यार दोस्त को मैसेजेस भेज पाते थे। नॉट लाइक व्हाट्सएप, व्हाट्सएप तो नहीं था उस वक्त, टेलीग्राफ भेजते थे, जिससे पता चलता था कि भाई देखो पॉलिसीज ही इनकी ऐसी खराब आ रही है कि हम सबको दबा के रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो बड़े लोगों को लगता था कि अच्छा हम ही लोग को दबाया जा रहा है, लोअर तबके के लोगों को लगता था सिर्फ हमको दबाया जा रहा है, मिडिल क्लास को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को लगता था कि सिर्फ हमको दबाया जा रहा है। तो जब ये कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, इससे पता चला कि इनके जो स्ट्रगल्स हैं वो कॉमन है, सबको सेम स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। और उन सबका रीजन क्या था? उनको ये बात समझ में आई, इन सबका रीजन यही था कि देवर इंडियन, और कोई रीजन नहीं था। जो इनको कब से बेवकूफ बनाया जा रहा था कि तुम्हारे यहाँ के लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, वो रीजन नहीं था। रीजन क्या था? देवर इंडियन। और ये बात इनको कम्युनिकेट कर करके समझ में आना स्टार्ट हो चुकी थी। और कई सारे इंटरनेशनल इवेंट्स भी हुए इससे रिलेटेड, जिनसे इन्होंने प्रेरणा ली। सबसे पहला अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में इन्होंने पढ़ा। पहले तो इन्हें पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, टेलीग्राफ होने लगा, लोग न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, तो लोग बताते थे और लोग उससे प्रेरणा लेते थे। देखिए ये बहुत आसान होता है, पहला कदम उठाना बड़ा मुश्किल होता है, पर जब आपके पास कोई रोल मॉडल होता है, कोई गुरु होता है, तो आप काम अच्छे से करते हैं। और यही काम यहाँ पे भी हो रहा था। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से इन्होंने प्रेरणा ली कि भाई देखो हम ओवरथ्रो कर सकते हैं। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, जब जर्मनी और इटली एक साथ हो गए थे अपने देश को बचाने के लिए, तो वहां से भी इन्हें समझ में आया कि एकता में ही बल है। और सबसे तगड़ा मोटिवेशन इन्हें मिला रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। इन्हें समझ में आया कि ब्रिटिशर्स डू नॉट हैव द एब्सोल्यूट पावर, हम चाहे तो उनको हरा सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं, बट हमें एकता की जरूरत है, जो कि कहानी इन्होंने यहां से सीखी। और जो नेल इन द कॉफिन का काम किया, जिसने बहुत हेल्प की, दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1885 में सबसे पहली बार ये इस्टेब्लिश हुई थी, सबसे पहली मीटिंग हुई थी इनकी। और ये इसका प्लेटफॉर्म का रीजन क्या था, क्यों बनाया गया था? फॉर इंडियंस टू वॉइस देयर ग्रीवियंसेस, मतलब उनके जो दुख हैं वो बताने के लिए कोई होना चाहिए। जैसे हम आपस में ही, जैसे आप भाई बहन है आपस में लड़ लिए, ठीक है, पर सॉल्यूशन कौन देगा? माता पिता देंगे, तो कोई होना चाहिए ना। तो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे सारे इंडियंस अपनी अपनी बातें कह सकें। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है बच्चों? बहुत बढ़िया। और इसके अर्ली लीडर्स कौन कौन थे? अगर आपने अभी तक इनको सब्सक्राइब नहीं किया है, करिएगा जरूर, भूलिएगा नहीं। अर्ली लीडर्स थे जैसे दादा भाई नौरोजी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले। इन सभी लोगों ने पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को एडवोकेट किया और कहा कि हमें सेल्फ रूल चाहिए। और तभी से नेशनलिस्ट मूवमेंट जोर पकड़ने लगा, क्योंकि अब लोगों के पास एक प्लेटफॉर्म था कंप्लेन करने के लिए, एक जगह थी जहां वो डिस्कशन कर सकते थे। दूसरा पार्ट आता है, व्हाट रोल डिड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्ले इन द नेशनल मूवमेंट। अब देखिए, जैसा कि आपको बताया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से 1885 में एक प्लेटफॉर्म आ चुका था लोगों के पास। लोग ये समझ पा रहे थे कि हमारी भी बात रखने के लिए कोई है, अगर कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा है तो हम कैसे काम करवाएंगे। तो इसमें बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े लोग, इन्फ्लुएंशियल पीपल जुड़े, और इन्हें समझ में आया कि ये अपना काम कराने के लिए इंडियंस भी किसी के पास
जा सकते हैं, कोई इनकी बात सुनेगा। तो आइए देखते हैं। It marked a significant turning point in India's nationalist movement. It provided a common platform. ये सबसे बड़ी जरूरत थी उस वक्त की, for Indians from different regions, communities and backgrounds to come together and demand reforms. अब वो कुछ मांग पा रहे थे, उनका भी कोई नेता था जो उनके तरफ से उनके लिए लड़ने वाला था, ठीक है। और जैसे जैसे बढ़ता गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ रिफॉर्म्स मांगती थी, वहां से कन्वर्ट होकर पूरे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की तरफ बढ़ने लगी, जिसने इंडियन स्ट्रगल को बहुत ज्यादा जोर दिया, ठीक है। इसने क्या किया? प्रोवाइडेड अ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलिटिकल यूनिटी। ये बात आपको कब से बताई जा रही है? अब पॉलिटिकली लोग कनेक्टेड फील कर रहे थे, पॉलिटिकली पॉइंट्स थे उनके पास, लोग समझ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो पॉलिटिकली जो डिवाइड एंड रूल चल रहा था उसको यहाँ पे तोड़ने की कोशिश चल रही थी, और बहुत अच्छे से टूटा भी, ठीक है। और लोग आपस में जुड़ रहे थे, एक पॉलिटिकल यूनिटी आई थी, क्योंकि वहां लीडर्स थे जिन पे भरोसा किया जा सके, जो पढ़े लिखे थे और जो जिम्मेदारी लेने को तैयार थे, ठीक है। बट अर्ली ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेथड क्या थे? देखिए, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, आगे आप पढ़ेंगे तो। मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो पहले के जो लीडर थे बच्चों, सबसे पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में आए थे, वो सारे थे मॉडरेट्स। अब मॉडरेट्स का क्या मतलब है? मॉडरेट्स मानते थे कि ठीक है, हमें पूरी पावर नहीं चाहिए, हमें स्वराज नहीं चाहिए, बस तुम हमें कुछ थोड़ी बहुत तो छूट दे दो। कौन सी छूट? सिविल राइट्स दे दो थोड़े बहुत भाई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कर दो थोड़े, ताकि हमें काम मिल जाए, टैक्स रिड्यूस कर दो, और गवर्नमेंट सर्विसेज में इंडियन रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दो। तो ये बहुत ज्यादा कठोर नहीं थे, इनका मानना था कि ब्रिटिश जस्टिस भाई साहब सही है, बस वो डिमांड्स को सुने और थोड़े बहुत हमारे काम कर दे। ये मॉडरेट्स का मानना था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस में इनिशियली प्रेजेंट थे। बट इसने एक फायदा क्या हुआ कि इसने पॉलिटिकल अवेयरनेस क्रिएट किया। इसने कई सारी मीटिंग्स की, रिजोल्यूशंस किए, पेटिशंस डाले, जिससे लोगों को लगा कि नहीं, अब हमारी बात लोग सुनेंगे। क्योंकि पहले इंडियंस को क्या लगता था, जो लोअर क्लास लोग थे या मिडिल क्लास लोग थे, कि ये सब जो लड़ाइयां हैं ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, ये हमारे लिए नहीं, हम अपना काम करें। उनके पास तो पैसा है तो वो ये सब कर सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है भैया, हमें घर चलाना है। पर इससे लोगों में अवेयरनेस आई, लोग कॉन्शियस हुए कि नहीं, हमारा देश हमारे लिए बड़ा जरूरी है। जैसे कि वन ऑफ माय फेवरेट लीडर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर ये देश बना रहना चाहिए। ये बहुत ही फेमस डायलॉग, क्या कहते हैं, स्पीच थी उनकी, जिसका ये लाइन हमें बहुत अच्छी लगती है। आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बट कुछ लोग आपको इफेक्ट कर जाते हैं। तो उनकी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये बात इन्होंने समझी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने समझाई थी, और लोगों में नेशनलिस्ट भारत के प्रति प्रेम, अपने देश के प्रति प्रेम, ये जगा रहे थे धीरे धीरे। अब यहां से मॉडरेट टू असर्टिव नेशनलिज्म में कन्वर्ट हुए, मतलब एक्सट्रीमिस्ट में। और इसमें सबसे फेमस कौन थे? लाल बाल पाल का ट्रायो, मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। और यहीं पे इन्होंने रेडिकल मेथड्स अपनाए, ये कहे कि ब्रिटिश को उखाड़ के फेंकना है, उनका ब्रिटिश जस्टिस हम नहीं मानते हैं। क्या क्या किया इन्होंने? बॉयकॉट, स्वदेशी मूवमेंट और मास मोबिलाइजेशन। और तिलक जी का सबसे फेमस डायलॉग, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इसके कारण बहुत लोग इंस्पायर हुए। इन्होंने क्या कहा कि स्वराज जो है वो मेरा बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है, और वो मैं लेके रहूंगा। ये बात से बहुत ढेर सारे लोग प्रेरित हो गए थे और वो फ्रीडम स्ट्रगल में कूद गए। अब यहां पे लोगों ने, मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि देखो, अधिकतर लोग तो जो आ रहे हैं बंगाल से आ रहे हैं, अभी ममता बनर्जी ने होंगा होंगा बुंगा बुंगा किया हुआ है, पर लोगों ने कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि देखो भाई, सारा कष्ट किसके कारण हो रहा है? बंगाल के कारण हो रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग वहीं पे आ रहे हैं। तो बंगाल का पार्टीशन कर दिया उन्होंने, और उन्होंने झूठ मूठ का रीजन क्या दिया कि बंगाल इतना बड़ा है कि हमें कंट्रोल करने में दिक्कत हो रही है। पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण जो इन्होंने सोचा था, हुआ उसका उल्टा। इन्होंने क्या सोचा था भाई कि हम बंगाल का अगर पार्टीशन करेंगे तो जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं बंगाल से आ रहे हैं, वो उसमें लग जाएंगे,
बट उसके कारण और ज्यादा प्रबल इच्छा हो गई सारे लीडर्स की अपने देश के प्रति कि देखो ये क्या कर रहे हैं, और उसके साथ साथ स्वदेशी मूवमेंट और स्टार्ट हो गया। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब था भाई? 1905 में बाय लॉर्ड कर्जन, जिसको देखा जा रहा था डिवाइड एंड रूल टैक्टिक की तरह, जो हिंदू और मुस्लिम को सेपरेट कर सके। तो कांग्रेस ने स्वदेशी मूवमेंट को एक्टिवली सपोर्ट किया और बंगाल के पार्टीशन को बहुत तेजी से रोका। पर इसके कारण लोग और आपस में जुड़ गए थे, लोगों को समझ में आ रहा था कि देखो ये हमें और पीछे ढकेलना चाह रहे हैं। लखनऊ पैक्ट, देखिए ये जब पार्टीशन ऑफ बंगाल था, अभी तक जितने ब्रिटिशर्स थे वो डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे। उनका यही काम चलता था, एक को भरो एक को लड़ाओ, एक को भरो एक को लड़ाओ। और अभी उनके पास जो रीजन था वो था हिंदू वर्सेस मुस्लिम्स, और इसको हटाने के लिए कांग्रेस ने एक लखनऊ पैक्ट किया बेटा 1916 में। तब तक मुस्लिम लीग बन चुकी थी, जिनको ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम कराना चाह रहे थे, क्योंकि अगर यूनिटी ही नहीं रहेगी तो लड़ोगे कैसे भाई? तुम आपस में ही लड़ने लग जाओगे। तो आपको यहाँ फोटो भी दिख रही होगी, जिन्ना साहब दिख रहे हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लखनऊ पैक्ट साइन किया मुस्लिम लीग के साथ 1960 में, जिसने हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ाई और ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करने में बहुत हेल्प की। इन कम्युनिटीज के कुछ कॉमन नेशनल गोल्स थे और कुछ अलग से भी गोल्स थे, बट नेशनल गोल्स कॉमन किया गया, और इससे हिंदू मुस्लिम के बीच जो रिफ्ट था, जो ब्रिटिशर्स यूज करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था। लीडरशिप अंडर महात्मा गांधी, तो देखिए बच्चों 1919 में एक बड़ा आदमी, भले ही कुछ भी लोग बोलते हो, बट महात्मा गांधी प्लेड अ वेरी क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि अगर महात्मा गांधी नहीं होते तो ये जो नेशनलिज्म की भावना थी, जो फ्रीडम स्ट्रगल था, ये मास मूवमेंट कभी न बन पाता। कितना भी हो, मास मूवमेंट बनाने में पूरा पूरा हाथ महात्मा गांधी का। इन्होंने कई सारे ऐसे मूवमेंट किए और मूवमेंट में ये पार्ट लेते थे जो कॉमन लोगों की प्रॉब्लम थी उसके लिए भी। और मास मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट बनाने में पूरा पूरा योगदान इनका था। इन्होंने कौन कौन से मूवमेंट या मेथड्स इंट्रोड्यूस किए? नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, जिसे इन्होंने सत्याग्रह कहा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 से 22 तक चला भी था। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 से 34 में, इनके अलग से चैप्टर्स हैं, क्वेश्चंस आएंगे, उसको हम पढ़ाएंगे। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो 1942 में चला है। गांधी जी की लीडरशिप में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो प्राइमरी व्हीकल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का था, वो सारे लोग को अट्रैक्ट कर रहा था, क्योंकि गांधी जी वॉज द लीडर ऑफ मासेस, इनको कहा जाता है लीडर ऑफ मास थे। ये कॉमन लोगों के प्रति भी उतना ही काम करते थे और कॉमन लोगों के बीच रहते थे। तो लोगों को लगा कि हमारा लीडर आ चुका है जो एक्चुअली हमारे लिए लड़ रहा है, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को मास मूवमेंट बनाने का काम इन्हीं का था। रोल इन अचीविंग इंडिपेंडेंस, अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का रोल कितना बड़ा था। एक समय पे ऐसा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव हो चुका था कि ये देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ रहा है, और सिर्फ इसीलिए लड़ रहा है। इसने ब्रिटिश से नेगोशिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट हाथ था इनका। कई सारे लीडर्स उस वक्त, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, ये क्रूशियल फिगर थे कांग्रेस में। इनका हाथ बहुत बड़ा था, और ये एकमात्र ऐसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त बन चुकी थी जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इंडिया की तरफ से लड़ रही थी। ठीक है। और अब अगला आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स इन द कांग्रेस। तो देखिए मॉडरेट्स 1885 से 1905 तक बहुत ही फेमस थे, और एक्सट्रीमिस्ट 1905 से 1960 तक। बेसिक बात बताई जाए तो जो मॉडरेट्स थे वो बहुत ही शांत स्वभाव के लोग थे। उनका ये मानना था कि हमें इंडियन रूल तो इंडियन फ्रीडम चाहिए, बट ब्रिटिश रूल के अंडर। मतलब इनको स्वराज नहीं चाहिए था, इनको चाहिए था कि थोड़ा कम कर दीजिए। बट जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो एकदम रेडिकल थे, वो कहते थे हमें स्वराज चाहिए, यहां से भागो, हम अपना देश देख लेंगे। तो आइए पढ़ते हैं पीरियड ऑफ एक्टिविटी। मॉडरेट्स फर्स्ट फेज में एक्टिव थे 1885 से 1905 तक, और एक्सट्रीमिस्ट 1905 से 1960 तक इन्होंने डोमिनेट किया। की लीडर्स की बात करते हैं तो मॉडरेट्स में दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी। एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो सबसे फेमस लाल बाल पाल ही थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राव, बिपिन चंद्र पाल, जिन्हें लाल बाल पाल ट्रायो कहा जाता था।
रिलेशन की बात करें तो मॉडरेट्स हमेशा फ्रेंडली कोऑपरेटिव एटीट्यूड बनाए रखते थे कि ये कहते थे कि हम पोलाइटली उनसे बात करेंगे, वो हमारी बात मान जाएंगे, अभी तक कोई प्रेम से बात नहीं करने गया इसलिए सुन नहीं रहे हैं। पर एक्सट्रीमिस्ट हमेशा हड़का के रखते थे कि नहीं, हमें तुम्हारी बात सुननी नहीं है, हमारे मन का करो, ठीक है। तो ये थोड़े से लड़ाकू टाइप के लोग थे और ये कोई भी कोऑपरेशन नहीं करते थे, ब्रिटिश अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज करते थे, ठीक है। कोई भी सभा हो, कोई भी मीटिंग हो ब्रिटिशर्स की, एक्सट्रीमिस्ट नहीं जाते थे, ये जाते थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी ये बात आपको पता चलेगी, आगे पढ़ेंगे तो। मॉडरेट्स, देखिए यही दिक्कत थी, यहां पे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। मॉडरेट्स जो है मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लास और एलिट सेक्शंस को ही देखते थे, इनका कोई भी एक्शन मास पार्टिसिपेशन नहीं करता था। पर एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो मासेस को इंक्लूड करते थे। कैसे? इन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स लाए, कई सारे ऐसे त्योहार थे, उस त्योहार को रिफॉर्म किया जिससे सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जुड़े। जैसे सिर्फ ऐसा नहीं कि होली मना दी, दिवाली मना दी, पोंगल, ओणम कर दिया, इन्होंने कई सारे ऐसे ऐसे त्योहारों को वापस लाया जिससे मास पार्टिसिपेशन बढ़ा, हर तबके के लोग इनको जान पाए, हर रिलीजन के। क्या क्या था? जैसे पब्लिक गैदरिंग को यूज किया, गणेश उत्सव, शिवाजी जयंती, ये सब तिलक जी ने स्टार्ट किया था ताकि मास पार्टिसिपेशन हो सके। फिर इसके बाद अचीवमेंट क्या था? इन्होंने फाउंडेशन किया था कि पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस रहे, लोगों को समझ में आए। ब्रिटिश के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को एक्सपोज किया था। और इन्होंने क्या, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1882 जिसने लिमिटेड रिफॉर्म्स बनाए थे, पर पहली बार ऐसा कुछ लाने का पूरा पूरा श्रेय मॉडरेट्स को जाता है। वहीं हम एक्सट्रीमिस्ट की बात करें तो इनका मेन काम था, इन्होंने नेशनल मूवमेंट को मास मूवमेंट में बदला, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट को इन्होंने सक्सेसफुली लीड किया, पार्टीशन ऑफ बंगाल को रोकने में बहुत मदद की और उस पार्टीशन को रिवोक करवाया 1911 में। और एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ रिलायंस लाए कि हम अपने से भी अपना काम कर सकते हैं। जो ब्रिटिश इंडियंस को क्रिपल्ड कर दिए थे, वहां से इन्होंने सेल्फ रिलायंस का लाया और लोगों के बीच पेट्रियोटिज्म मतलब देश भावना की बात पहुंचाई। अब सबसे इंपॉर्टेंट भाई साहब, सूरत स्प्लिट, जिससे क्वेश्चन आ ही जाता है। जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस था, जिसके कारण 1907 का एक सेशन था, सूरत का सेशन, वहां पे स्प्लिट हो गई थी कांग्रेस, ठीक है। मॉडरेट्स पीसफुल मेथड्स यूज करना चाहते थे, एक्सट्रीमिस्ट कहते थे नहीं, जाओ पीट पाट के आओ, मैटर सॉल्व करो। इस डिवीजन के कारण जो कांग्रेस थी वो कुछ समय के लिए वीक हो गई थी, बट ये वापस 1916 में जब लखनऊ सेशन हुआ था उसमें रीयूनाइट हो चुके थे, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 2। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और अगर आप अंत तक बने हुए हैं तो वीडियो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करें अगर आपको ये समझ में आए तो। नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल iMed फाउंडेशन पे जाएं, कोई पर्सनल क्वेश्चंस के लिए हमारा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो करें। टिल देन साइनिंग ऑफ, जय श्री राम, बाय बाय।